9 जनवरी 2024 को एक महिला एक टैक्सी में सफ़र कर रही थी और अचानक से उस टैक्सी ड्राइवर के पास एक पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आता है और कहा जाता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तो वो अपनी लोकेशन बताता है कि वो गोवा से कर्नाटका बेंगलोर के लिए निकला है और अभी वो चित्रदुर्ग नाम की एक जगह के आसपास पहुंचा है। तो उसे कहा जाता है कि आपके साथ जो पैसेंजर बैठी हैं उनसे बात कराया जाए। और उनसे बातचीत के दौरान उस टैक्सी ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे उसे अब क्या करना है। और कुछ देर बाद उसके पास दोबारा कॉल आता है और उससे कहा जाता है कि फ़ौरन अपनी टैक्सी जो है किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लाकर चेकिंग करवाइए, और अगर तुमने यहाँ कोई भी चालबाज़ी करने की कोशिश की तो सज़ा तुम्हें भी होगी। इतना सुनते ही टैक्सी ड्राइवर थोड़ा परेशान हो जाता है और नज़दीकी पुलिस थाने ए मंगला थाने में जाकर अपनी गाड़ी खड़ी कर कर शोर मचाने लगता है और कहता है कि जल्द से जल्द इस महिला के और इसके सामान की और मेरी टैक्सी की चेकिंग की जाए। मुझे इस तरह की कॉल्स आए हैं पुलिस थाने से और मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस महिला के साथ करीबन 10-11 घंटे से सफ़र कर रहा हूँ। और ऐसा क्या है इसके सामान में जो मुझे लगातार ऐसे कॉल्स पुलिस की तरफ से आ रहे हैं। जब उस महिला की चेकिंग की जाती है, उसके पास एक बड़ा-सा सूटकेस होता है। जब उस सूटकेस की चेकिंग की जाती है, तो उस सूटकेस के अंदर से जो दृश्य देखने को मिलता है, उस दृश्य को देखने के बाद आस-पास के लोग तो चौंकते ही हैं और वो जो टैक्सी ड्राइवर होता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है कि मैं 11 घंटे से इन महिला के साथ सफ़र कर रहा था और उसके सामान में उस दृश्य को देखने के बाद वो बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करने वाले हैं सूचना सेठ के बारे में, जो कि अपने कर्नाटका बेंगलोर से गोवा आई हुई थी। 6 जनवरी को 2024 को उसने फ्लाइट के थ्रू वो बेंगलोर से गोवा आती है और गोवा के होटल सोल बयान ग्रांड में रूम बुक करती है, रूम 404। और वहाँ पर करीबन 2 से ढाई दिन बिताने के बाद वो 8 जनवरी को वहाँ से इमरजेंसी में एक टैक्सी बुक करवाकर गोवा से बेंगलोर के लिए टैक्सी के थ्रू जाने के लिए होटल वालों से बात करती है। मामला यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा था। वो लोग आनन-फानन में उसे टैक्सी बुक करवा भी देते हैं। हालाँकि वो लोग उसे सलाह देते हैं कि आप फ्लाइट से ही चले जाइए, आप परेशान हो जाएँगे। करीबन 565 किलोमीटर का सफ़र है, आपको करीबन 12-13 घंटे लग जाएँगे। आप फ्लाइट से आई थी, आप फ्लाइट से ही चले जाइएगा। तो वह उन्हें कहती है कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम है और मुझे फ़ौरन ही निकलना है, मैं फ्लाइट का वेट नहीं कर सकती। और वो लोग उसे एक टैक्सी बुक करवा कर दे देते हैं। मामला तब बिगड़ता है जब 9 जनवरी की सुबह 7:30 बजे वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी, जो कि रूम खाली होने के बाद रूम की सफाई करने को जाया करता है, वो रूम नंबर 404 में जाता है क्लीनिंग के लिए। और वह दीवार पर और बेड पर कुछ खून की बूंदें देखता है और कुछ दूर फर्श पर भी कुछ बूंदें खून की थी। तो वो उसे बहुत शक सा होता है, उसे समझ नहीं आता कि ये खून यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो फ़ौरन अपने होटल के मैनेजर को बुलवाता है और सारे लोगों को इकट्ठा करके वो खून दिखाता है। होटल के सारे लोग इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं और फ़ौरन वहाँ की पुलिस को कैंडोलिम के आसपास का एरिया है, वहाँ की पुलिस इंस्पेक्टर परेश नायक जी हैं और उनकी पूरी टीम वहाँ पर आती है। और जो परेश नायक जी हैं वो वहाँ पर आके मामले को समझने की कोशिश करते हैं और उन खून के धब्बों को देखने के बाद वो लोग सारा मामला जानते हैं कि इस रूम में कब से कौन रह रहा था। तब होटल के सारे लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक महिला रह रही थी, सूचना सेठ, और उनके साथ उनका एक 4 साल का बच्चा। ये लोग 6 तारीख को रूम बुक किए थे और कल रात को आनन-फानन में उसने टैक्सी बुक कर कर यहाँ से चेकआउट कर लिया है। इसके बाद वो लोग उसकी सारी डिटेल्स लेने के बाद क्योंकि होटल वालों ने ही टैक्सी बुक करवाया था, तो वो लोग जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, वो होटल रिसेप्शन से उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर लेते हैं। इसी पर एक होटल कर्मचारी कहता है कि मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है कि जब वो आई थी, तो उसके साथ लगातार 2-3 दिन तक एक 4 साल का बच्चा था, जो उसका ही बच्चा था। और जब वो वापस गई और बहुत हड़बड़ी में गई, तो उसके साथ उसका बच्चा उसके साथ नहीं था और अब उसके रूम में इस तरीके से खून के धब्बे मिलना थोड़ा अजीब लग रहा है। इस पर पुलिस और ज़्यादा गंभीरता से फ़ौरन उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल करती है और उससे अपने पैसेंजर से बात कराने को कहती है।
पुलिस उस महिला से पूछती है कि तुमने क्या कारण है तुम्हारा कि तुमने आनन-फानन में टैक्सी बुक करके यहाँ से गई हो? तो वो कहती है कि मुझे बहुत एक अर्जेंट मीटिंग में पहुँचना है और इसीलिए मैंने फ्लाइट की बुकिंग्स ना देखकर टैक्सी में जाना सही समझा और मैंने इसलिए बुकिंग करवा कर आई हूँ। फिर वो लोग उस महिला से उस खून के धब्बों के बारे में सवाल पूछते हैं कि तुमने जिस रूम को कल रात को चेकआउट किया है, वहाँ बेड पर खून के धब्बे और दीवार पर कुछ खून के छींटे हैं। तो वह उस पर कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ सर, मैं एक महिला हूँ, मुझे पीरियड्स चल रहे हैं और मुझे नहीं पता शायद उसी के कहीं खून के धब्बे रह गए होंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत जल्दी में थी। मैं इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। इस पर पुलिस कई हद तक कन्विंस हो चुके थे कि महिला हो सकता है सचमुच सच कह रही हो और ये एक आम बात है, हो जाती है। इस तरीके के पुलिस कन्विंस होकर उस पुलिस फ़ोन रखने ही वाली थी, तभी होटल के लोगों ने कहा कि आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि वो बच्चा कहाँ गया? इस पर पुलिस ने उस बच्चे के बारे में जब सवाल किया कि आपके साथ जो बच्चा था वो वापसी में आपके साथ नहीं गया, तो वो जो महिला होती है वो कहती है कि मैंने अपनी किसी दोस्त के वहाँ पर अपने बच्चे को छोड़ा है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मैंने उसे वहाँ पर छोड़ कर आई हूँ। तो पुलिस कहती है कि आप मुझे उस अपनी दोस्त का नंबर और एड्रेस दीजिए, हम अपनी तरफ से एक नॉर्मल पूछताछ करना चाहते हैं और पुलिस इतना कहकर फ़ोन रख देती है। एक एड्रेस और एक नाम उस महिला की तरफ से उनको दे दिया जाता है। आधे 1 घंटे बीतने के बाद जब पुलिस उस एड्रेस और नंबर में तक पहुँचने की कोशिश करती है, तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा कोई एड्रेस, ऐसी कोई जगह है ही नहीं और वो मोबाइल नंबर भी सही नहीं था। इस पर पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि महिला कुछ छुपा रही है और जो ये कह रही है वो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इस पर पुलिस ने डायरेक्ट अब उस महिला से बात ना करके टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया और उसे कहा कि तुम कोई भी रिएक्शन दिए बिना आस-पास के पुलिस थाने में पहुँचो, तो वो बताता है कि वो चित्रदुर्ग नाम के एरिया पर है, तो उसे आस-पास ए मंगला पुलिस स्टेशन पहुँचने के डायरेक्शन दी जाती है और कहा जाता है कि तुम थोड़ी भी चालाकी अगर तुमने उस महिला के साथ मिलकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ चालाकी करने की कोशिश की, तो तुम्हें भी सज़ा होगी। तो टैक्सी ड्राइवर तो वैसे ही पहले से घबराया हुआ था, उसने बिना कुछ कहे उस महिला से बिना कुछ डिस्कस किए आस-पास के पुलिस थाने की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है और इस पर भी महिला का बिल्कुल ध्यान नहीं था, उसकी आँख सी लग गई थी और वो लेटी हुई थी टैक्सी के पीछे बैक सीट पर और वह व्यक्ति पुलिस थाने की ओर गाड़ी मोड़ता है और उस पुलिस थाने में पहुँचने के बाद ज़ोर-ज़ोर से शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करके सामान की चेकिंग करने को फ़ोर्स करता है और जब सामान की चेकिंग होती है, तो उस सूटकेस को खोलने के बाद लोगों के सामने एक 4 साल के बच्चे का शव होता है, जिसको वो महिला अपने बैग में लेकर पिछले 11-12 घंटे से सफ़र कर रही थी और इस पर टैक्सी ड्राइवर अपना होश खोकर बेहोश होकर गिर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और मैं जिस महिला के साथ लगातार सफ़र कर रहा था, उसने एक बच्चे का शव लेकर एक बैग में लेकर वह घूम रही है। इस पर जब पुलिस आगे कार्यवाही करती है, तो उस महिला से पूछा जाता है, दरअसल इस महिला का नाम सूचना सेठ है और ये वैसे तो पश्चिम बंगाल, कलकत्ता की रहने वाली है, मगर फ़िलहाल बैंगलोर, कर्नाटका में रहती थी और कुछ 6 तारीख से गोवा घूमने के लिए अपने बच्चे के साथ आई हुई थी। ये 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को लगातार जितनी गोवा में घूमने की जगहें होती है, वहाँ पर होटल वालों से पूछती है कि मुझे आस-पास की घूमने की जगह बताइए और अपने बच्चे के साथ वह लगातार 2-3 दिन तक घूमती-फिरती है। उसके बाद सूचना से टैक्सी बुक करके वहाँ से चली जाती है। इसकी निजी ज़िंदगी के बारे में अगर बात किया जाए, तो ये एक बहुत पढ़ी-लिखी और इसका ये अपने फ़ील्ड में बहुत एक एक्सपर्ट महिला है। इसने संस्कृत में ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो इसकी कंपनी है, उसकी सीईओ है और इसने जो 2021 की जो रिपोर्ट है, उसमें 100 में से जो जितनी प्रभावशाली महिलाओं की जो लिस्ट है, उसमें इसका नाम भी शामिल है और उसका नाम शामिल है एथिक्स एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट के बेस पर और ये अपने फ़ील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट कहा जाए तो इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये एक करोड़पति महिला, काफ़ी पढ़ी-लिखी, काफ़ी नाम कमा चुकी महिला है और इसकी पर्सनल लाइफ़ की बात करें तो 2009 में बंगाल में ये रहती थी और इसे बैंगलोर, कर्नाटका में रह रहे एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। उसका नाम होता है वेंकटेश रमन और वो दोनों शादी कर लेते हैं 2009 में।
दोनों अपने-अपने फ़ील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वो भी उसका हस्बैंड भी बहुत बड़ा एक बिज़नेसमैन है और ये भी अपने फ़ील्ड में उस समय आगे ही बढ़ रही थी। इन दोनों की काम की व्यवस्था की वजह से इनका कोई बच्चा नहीं होता है 2019 तक। फिर 2019 में इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है और उस बेटे के जन्म के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा था। करीबन 1 साल तक इस मनमुटाव के बाद वो दोनों डाइवोर्स का फ़ैसला लेते हैं और लीगली डाइवोर्स ले लेते हैं। डाइवोर्स होने के बाद कोर्ट की तरफ से ये फैसला होता है कि वो बच्चा क्योंकि बहुत छोटा था, वो अपनी मदर के साथ ही उसको कस्टडी दी जाती है और जो उसके पिता हैं, वो महीने में किसी भी कोई भी 4 दिन आकर अपने बच्चे से मिल सकते हैं और दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हर संडे वो अपने बच्चे से मिलने आया करेगा। इस पर उसके जो पिता थे, वो जो उसके हस्बैंड थे, उन्हें कोई भी ऐतराज़ नहीं होता है। वो उस बात से ठीक था उन्हें कि हम हर संडे अपने बच्चे से वो मिल लिया करते थे और बाकी का समय वो अपनी माँ के साथ ही वो अपने बच्चे का बहुत नॉर्मल तरीके से परवरिश कर रही थी। जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने अपने ही बच्चे को इस तरीके से गोवा में लाकर, मार कर बैग में क्यों डाला और इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके पीछे की बात जब सामने आती है, तो वो बताती है कि शुरू से मैंने अपने बच्चे का पालन-पोषण अकेले ही किया है, मगर अब अक्सर जब बच्चे अपने पिता का इंतज़ार करते हैं, उसी तरीके से ये बच्चा भी अपने पिता के फ़ोन का और हर संडे आने का या अपने पिता से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार किया करता था और यह बात सूचना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसका बच्चा उसके पिता का इंतज़ार करता है। इस तरीके की सोच किसी मानसिक रोगी या किसी गलत इंसान की ही हो सकती है। एक बच्चा अपने पिता का इंतज़ार करना ये कहीं भी कोई भी गलत बात नहीं है। हर दूसरे बच्चे की तरह वो बच्चा अपने पिता का इंतज़ार किया करता था और यह बात सूचना को पता नहीं क्यों बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उसके पिता को याद करे या नाम ले, मगर वो तो बच्चा था और ये बहुत ही नॉर्मल बात थी और इसी बात की खुन्नस निकालने के लिए, अपने पति को यह दिखाने के लिए कि मतलब अब तुम किससे मिलोगे, इस तरीके की सोच के साथ उस महिला ने अपने ही 4 साल के बच्चे को बेरहमी से मार डाला और अपना ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए उसने इतने छोटे बच्चे की जान ले ली। ये बात जब बाहर आती है तो लोग भी सन्न रह जाते हैं कि कोई इस इतनी छोटी-सी बात के लिए अपने इतने छोटे से बच्चे को कैसे मार सकता है। ये बात लोगों के अभी जब सोशल मीडिया में ये बात चर्चा में है, तो लोग भी इस बात को कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को इस तरीके से कैसे कर सकता है। इस तरीके का मामला सामने आने के बाद उसे कस्टडी में ले लिया गया है और सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये भविष्य की बात है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है, केवल आप तक एक सच्ची घटना बताना है और आप लोगों को जागरूक करना है कि अपने ईगो के लिए, अपनी झूठी शान के लिए किसी की जान लेना और छोटे से बच्चे की जान लेना कहीं भी मानवता को नहीं दिखाता है। नमस्कार।